बच्चे, अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा उसका नाम क्या है यहाँ पे, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहता है सेकंड टर्म के हिसाब से, ठीक है। और बेसिक जो आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आए हो फर्स्ट टर्म के अंदर, वो क्या थी, इंटरलिंक थी। और हमने 6 चैप्टर जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था तो उसके बाद से देखा था कि इकोनॉमिक्स बिल्कुल चेंज हो गई थी कंपैरेटिव टू पहले, क्योंकि 5 चैप्टर तक आपको ये बताया गया है कि 1947 तक हमारा देश कैसा था, उसके बाद बताया गया कि किस तरीके से उसके अंदर चेंजेस लेके आए गए, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट भी उसी का एक पार्ट माना जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से, आप यहाँ पे देखो बेटा, रूरल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब क्या है यहाँ पे, कहते द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया। देखो आज बेटा आप शहरों में रहते हो तो शहरों में क्या है, हर एक तरीके की फैसिलिटी आपको इजीली मिल जाती है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, स्कूलिंग हो, यूनिवर्सिटीज हो, हेल्थ हो, सब आपको इजीली मिलता है। लेकिन गांव के अंदर ऐसा नहीं होता। तो गांव के अंदर एक ऐसी प्रोसेस जिससे क्या कर सके हम वहाँ की लाइफ और इकोनॉमिक वेलबींग को सुधार सकें, उसकी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक तरीके से रूरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। कहता है हु इन्वॉल्व, इसके अंदर ज्यादातर किसको इन्वॉल्व किया जाता है। देखो गांव के अंदर जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो कौन है बेटा, हमारे फार्मर्स होते हैं। तो कहता है पीपल एंगेज इन अ फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द रूरल एरिया, यानी दोनों को देखा जाता है, ऐसे लोग जो फार्म एक्टिविटीज में है और ऐसे लोग जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में है। अब यहाँ पे देखो ऐसा रिक्वायर्ड क्यों था, यानी रूरल डेवलपमेंट की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों, चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा डिक्लाइन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सिंस 1991। देखो बेटा गांव के अंदर मेन सोर्स क्या है, ये है, ठीक है। और जब हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, तो उसके अंदर हम इसका एक ड्रॉबैक पढ़ रहे थे, क्या कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इसके अंदर क्या कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। यानी जो पब्लिक का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया था, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना क्या कर दिया था, कम कर दिया था या बंद कर दिया था। कहते हैं रूरल पीपल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और आज भी अगर देखा जाए तो पूरी जनसंख्या का लगभग 3/4 हिस्सा क्या है, हमारा ग्रामीण इलाका कहलाता है। लैक ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। देखो ये हमने ना स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स में पढ़ लिया था कि हमारे यहाँ पे 3 सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पहले एग्रीकल्चर नंबर 1 पे था, दूसरे नंबर पे था टर्शरी और तीसरे नंबर पे थी इंडस्ट्रीज। तो हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के अलावा भी हमारे पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए था जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। रीजन क्या था उसका, क्योंकि गांव के अंदर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा था किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। सारों के पास एम्प्लॉयमेंट मिलता था तो उन्हें कहां से मिलता था बच्चे, सारा का सारा एग्रीकल्चर से। तो अब वहां पे रिक्वायरमेंट थी कि कोई ऐसा सेक्टर भी आए जो कि एग्रीकल्चर के अलावा और इनको क्या दे, जॉब्स दे वहां पे। तो उसके लिए किसको लेके आया गया था वहां पे, इंडस्ट्रीज को और सर्विस सेक्टर को। दूसरा, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी वाज आल्सो ऑन डिक्लाइन। देखो हमने स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि लगभग 58% 60% जीडीपी जो होती थी वो कहां से आती थी, एग्रीकल्चर से। लेकिन आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है बेटा, डे बाय डे ये जीडीपी के अंदर रोल प्ले क्या करता जा रहा है, एग्रीकल्चर काफी कम होता चला जा रहा है, डिक्लाइन होता चला जा रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमें रूरल डेवलपमेंट करने की क्या पड़ी, रिक्वायरमेंट पड़ी, ठीक है। आगे समझते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ द प्लानिंग कमीशन 25.7%, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द रूरल पीपल लिव्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन। 2011 और 12 का डाटा है, यानी 2011 और 12 में लगभग 1/4 जो फार्मर्स थे या कह लो ग्रामीण इलाकों के लोग थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे। का मतलब होता है बेटा बेसिक आपका जो रोटी खाना पीना है, बेसिक नीड्स है, आप उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे थे वहां पे, ठीक है। अब कहते हैं एरियाज कवर्ड इन रूरल डेवलपमेंट, हमने एक्चुअल के अंदर कौन कौन से एरियाज को कवर करने की कोशिश करी है। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प। हेल्प के अंदर देखते हैं कि करके क्या क्या चीजें आएंगी आपका। सबसे पहले आया बेटा हेल्प के अंदर एच, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कहता है प्रॉपर अटेंशन स्पेसिफिकली ऑन द फीमेल लिटरेसी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है कि गांव के अंदर बेटा कोशिश करी गई कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करा जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, जिससे कि वो भी क्या कर सके, एक रोल प्ले करें। हेल्थ फैसिलिटी फॉर देयर फिजिकल ग्रोथ। और वहां पे क्या था, गांव के अंदर फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती थी लोगों की। क्यों, 2-3 कारण थे। पहला कारण न्यूट्रिशन वैल्यू, क्योंकि अच्छा खाना नहीं मिलता था इसलिए हेल्थ अच्छी नहीं होती थी। दूसरा, अगर किसी की तबीयत खराब भी हो गई तो उसके पास बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे नहीं थी। तो उन सबको सुधारने की कोशिश करी गई जिससे कि वहां पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया जा सके। फिर आता है बच्चे यहाँ पे कि एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्स। कहता है ईच लोकेलिटी टू इंप्रूव अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली अदर देन द फार्मिंग। गांव के अंदर कोशिश करी गई कि अब किसानों को या वहां के लोगों को फार्मिंग से हटा के किसी और काम में भी लगाया जाए, क्योंकि फार्मिंग के ऊपर चल के वहां पे गुजारा नहीं था। इसके लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
कि वहां पे जितने भी फैमिली मेंबर्स होते थे सारे फार्मिंग में लगे हुए थे, तो देखने में लगता था कि वो सारे के सारे एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आधे से ज्यादा क्या थे, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थे, मजबूरी के अंदर क्या कर रहे थे बच्चे, वो सारे के सारे वहां पे काम करते थे। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए कोशिश ये करी गई कि दूसरे सेक्टर्स को भी वहां पे लेके आया जाए। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स refers to change in the ownership of the landholder. It ensures that land is actually passed on to the people who actually cultivate it. ये हमने कई बार पढ़ लिया कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि जो कल्टीवेटर होगा वही क्या होगा, उसका एक तरीके से ओनर भी कहलाएगा, यानी जो उसको खेती बाड़ी करेगा उसी को क्या दिया जाएगा, वहां पे ओनरशिप राइट भी दिया जाए। कहते हैं दिस इज नोन एज अ प्रोवाइडिंग लैंड टू द टिलर ऑफ द सॉयल, यानी इसमें क्या किया गया, जो टिलर ऑफ द सॉयल है उसको क्या बना दिया गया, वहां का ओनर ऑफ द सॉयल बनाने की कोशिश करी गई। इफेक्ट क्या है बेटा, कहते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ अ सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल पीपल, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। देखो पहला पॉइंट तो सिंपल सा है कि उनके सोशल डेवलपमेंट के अंदर चेंज आया। दूसरे पॉइंट के अंदर ये आता है कि सर उनकी ना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, सीधा सा लॉजिक है, देखो आप अगर अपने काम में काम करोगे, बेसिकली अगर आप अपनी शॉप पे काम कर रहे हो तो आपके एफर्ट ज्यादा होंगे, अगर आप किसी और की दुकान पे काम करोगे एज अ वर्कर तो वहां पे आपके एफर्ट्स क्या होंगे, कम होंगे। तो जब किसानों को बेटा वो जमीन का ओनर बना दिया गया तो उनको ये लगा कि अब जमीनें किसकी हैं, ये हमारी हैं, तो उन्होंने एफर्ट भी क्या कर दिए, अपने बढ़ा दिए, जिससे कि वहां पे प्रोडक्शन क्या था, वो क्या हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद पुअर्टी रिडक्शन, कहता है अराउंड 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पुअर्टी लाइन, इतनी है वहां पे अभी भी क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। उसके बाद सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप फॉर एलिवेशन ऑफ अ पुअर्टी। गांव के अंदर बेटा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आज की डेट में वो क्या है, एलिवेशन ऑफ पुअर्टी, यानी गरीबी को दूर करना। कहता है ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन, और गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो वहां का वीकर सेक्शन है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और उनको सुधारा जाए। अब इसके बाद आता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा कोई भी ऐसी बेसिक चीज है जिससे कि आप आगे क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, यानी जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, आपकी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहलाती हैं। अब कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टेड इन द कंट्री दैट हेल्प इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। देखो प्रोडक्शन के अंदर क्या काम आएगा बेटा, मशीन्स, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या काम आएगा आपका, रेलवे और रोडवेज, है ना। कंजप्शन कौन हो गए, हम सब हो गए, यानी ई मार्केट हो गई, ई कॉमर्स मार्केट हो गई, जहां से हम चीजों को खरीद बेच सकते हैं। तो इन सबको ही क्या बोला जाएगा, एक तरीके से अलग अलग फॉर्म के क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट कहलाएंगे। अब दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है बेटा आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर काम करता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे रेलवे, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये सब क्या है हमारे इकोनॉमिक और कॉमन है ये सब जगह पे। जब हम सोशल की बात करें तो सोशल वर्ड कहाँ से आया है, सोसाइटी से आया है। तो कोई भी ऐसी चीज जो डायरेक्टली किसको सर्व करेगी, अभी जाके सोसाइटी को सर्व करेगी। जैसे अगर हम अपने पर्टिकुलर एरिया की बात करें कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स कितने हैं, यहाँ पे स्कूल्स कितने हैं, यहाँ पे प्लेवेस कितने हैं, तो वो सारे कौन से कहलाएंगे, हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएंगे। ठीक है, तो देखो लिखा है, कहता है वाटर सप्लाई, एजुकेशन, ये क्या है, हमारी सारी की सारी सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए बने हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रूरल क्रेडिट क्या था, क्रेडिट से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है, लोन। क्रेडिट क्या है, लोन देना बेसिकली। ठीक है, रूरल क्रेडिट क्या था बच्चे, कहते ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तीन तरीके का रूरल क्रेडिट हमने पढ़ा था। शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया जाता था बेटा 15 महीने तक का, जिसके अंदर हम क्यों देते थे ये वाला क्रेडिट, छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए, जैसे कि आपको बीज खरीदने हैं, खाद खरीदनी है, तो इसके लिए कौन सा क्रेडिट जाता था, आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट। उसके बाद आता था बेटा मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट उसे कहा जाता था जो कि 15 महीने से 5 साल का होता था, और ये बेसिकली दिया जाता था ट्रैक्टर, प्लांट्स वगैरह को खरीदने के लिए। उसके बाद आता था बेटा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट उसको कहा जाता था जो 15 से लेके 20 सालों तक का होता है, यानी लंबे समय का होता था, और ये ज्यादातर खेत खरीदने के लिए यानी जमीनें खरीदने के लिए दिया जाता था। तो याद रखना कोई ज्यादा इंपॉसिबल टास्क नहीं है, इसे सिंपल सा, छोटी चीजों को खरीदने के लिए छोटा क्रेडिट और ज्यादा बड़ी चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा लंबा क्रेडिट मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद कहता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अब वो तो हमने पढ़ लिया टाइम पीरियड की बेस पे, अब आता है पर्पस की बेस पे भी लोन दिया जाता था। दो होते थे बेटा, एक होता था प्रोडक्टिव पर्पस और एक होता था अनप्रोडक्टिव। पहले इसको समझते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, फार्मर। फार्मर का प्रोडक्टिव पर्पस क्या होगा, खेती बाड़ी, अनाज उगाना, वो हो गया उसका प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव क्या हो गया, उसके घर में किसी की शादी है, किसी की डेथ हो गई, कोई भी एक रिचुअल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लेगा वो कौन सा हो गया, उसका वो अनप्रोडक्टिव लोन हो गया। तो वहां पे गांव में देखो क्या था, कहते हैं लोन टेकन टू परचेज सीड, फर्टिलाइजर, फार्म इम्प्लीमेंट्स और फॉर मेकिंग अ परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन द लैंड। यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी वो लोन लेता था वो क्या कहलाता था, उसका प्रोडक्टिव लोन कहलाता था।
लोन टेकन फॉर द रिलीजियस सेरेमनी इन टाइम्स ऑफ अ क्रॉप फेलियर, सेटिंग ओल्ड डेब्ट्स, ये सब क्या कहलाते थे उसके एक तरीके से अनप्रोडक्टिव, यानी जो खेती बाड़ी के अलावा किसी काम के लिए लेता था बेसिकली वो क्या कहलाएगा आपका अनप्रोडक्टिव कहलाएगा बच्चे, ठीक है। इसके बाद मनी लेंडर्स कौन थे, देखो बेटा यहां पे ना थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये कौन से सोर्स है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कहलाएंगे। ये कौन से सोर्स है बेटा हमारे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, यानी कि जो हमारी बैंकिंग के अंदर नहीं आते या कहते हैं हम फाइनेंस में नहीं आते वो बेसिकली, ठीक है। जैसे कि मनी लेंडर्स जो उधार देते थे उस टाइम पे, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट और रिच लैंडलॉर्ड यानी जमींदार, इनसे जब लोन दिया जाता था वो सारे लोन कैसे कहलाते थे बेटा, लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज की बात करें तो कौन सा आ गया, बैंक वाला। इसमें कौन कौन आती थी, हमारी सरकार, कोऑपरेटिव क्रेडिट, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, नेशनल बैंक फॉर अ नबार्ड। नबार्ड तो आपको पता ही है एस्टेब्लिश क्यों किया गया था, खेती बाड़ी को ही आगे प्रमोट करने के लिए किया गया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर अ माइक्रो फाइनेंस, छोटे मोटे के लिए एसएचजी प्रोग्राम चलाए गए थे बच्चे। रीजनल रूरल बैंक, और ग्रामीण इलाकों के अंदर भी क्या किया गया था, छोटे छोटे बैंक्स खोले गए थे जो कि इनकी छोटी छोटी नीड्स को पूरा करते थे, ठीक है। अब क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ अ रूरल बैंकिंग क्या था इसके अंदर, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, देखो क्रिटिकल अप्रेजल में आ रहा था इसका क्या, ऑयल। ऑयल के अंदर क्या है, ओवरड्यू कंसर्न। ओवरड्यू कंसर्न मतलब समझो, कहते हैं एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट हैव बीन कॉन्स्टेंटली हाई बट 50% ऑफ द डिफॉल्टर वर कैटेगराइज्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर। देखो समझो क्या कह रहा है भाई, गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों को लोन चाहिए वो दे देती है, वो लोन ले लेते हैं। अब होता क्या है उसमें भी ना दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक किसान तो वो होता है जो कि कमाता है और लोन पे कर देता है, लेकिन कह रहा है 50% ऐसे हैं। देखो दो कैटेगरी क्या है, एक वो जो एक्चुअल में लोन दे सकता है और एक जो नहीं दे पा रहा क्योंकि उसे प्रॉफिट ही नहीं हुआ। लेकिन जो लोन दे सकते हैं ना उसमें से भी 50% ऐसे होते हैं जो नहीं देते अपनी इच्छा से, यानी पैसा तो है लेकिन वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रीपे नहीं करते, विलिंगनेस, यानी क्या ना विलफुल डिफॉल्टर्स हैं वो, मतलब पैसा तो है देने के लिए लेकिन वो जान के नहीं देते हैं। कहता है इफेक्ट क्या पड़ता है, कहता है थ्रेट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। तो अगर ऐसा ही होता चला गया कि लोग लोन लेते चले गए और क्या कर दें वो लोन वापस ना करे, तो बैंक क्या करेगा, ढंग से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक किस में चला जाएगा बेटा, लॉसेस में जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, हम ना काफी टाइम से, अभी देखो किसान आंदोलन भी चला हमारे यहाँ पे काफी सारा, प्रॉब्लम क्या आती है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट गलत है या किसान गलत है, गलत कोई भी नहीं होता। हर लोगों के बीच में ना कुछ एक पोर्शन गलत होता है जिसकी वजह से सारा का सारा स्ट्रक्चर ही गलत हो जाता है। सारे किसान भी गलत नहीं है, सारी गवर्नमेंट भी गलत नहीं है। गवर्नमेंट ने जो अभी गवर्नमेंट प्रेजेंट में है, इन्होंने एमएसपी भी लेके आए, सब कुछ लेके आए। अब किसान समझ भी रहा है उसको, अब आप देखो सारे किसान समझ भी रहे थे उसको, लेकिन उसके बीच में से कुछ एक किसान ऐसा था जो कि उसको क्या कर रहा था, नेगेटिव वे में दिखा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये सारे किसान आंदोलन वगैरह हुए। एंड रिजल्ट निकला इसका कुछ भी नहीं निकला। एंड में क्या हुआ, गवर्नमेंट की फेवर में ही गया वो डिसीजन। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये सारी चीजें सही चल रही हैं, किसी के बहकावे में आगे क्या कर रहे हैं, बिना मतलब की इलॉजिकल सेंस के अंदर वो बातें चल रही थी। अब देखो गवर्नमेंट क्या है बेटा, ये करना चाहती है कि लोन प्रोवाइड करे, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ पे डरेगी भाई, मैं किसी को उधार देना चाहता हूँ, मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसको उधार देना चाहता हूँ, ठीक है तेरे को हेल्प चाहिए मैं पैसे दूंगा, लेकिन बेटा अगर वो टाइम पे नहीं देगा, एक फ्रेंड ने नहीं दिया, दो फ्रेंड ने नहीं दिया, तीन ने नहीं दिया, तो चौथे को देने की मेरी हिम्मत ही नहीं होगी, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो, है ना भाई। मेरे तीन फ्रेंड्स ने पैसे लिए, उसने नहीं दिया, चौथा आया वो बहुत अच्छा है, वो देगा भी पैसे, पता है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं उसे पैसा। तो सेम गवर्नमेंट के हालात ऐसे होते हैं बेटा, वो लोन दे तो रही है, लेकिन जब 50% डिफॉल्टर्स अपनी मर्जी से होंगे कि पैसा है हम तो नहीं दे रहे जी, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, फिर गवर्नमेंट भी डरती है कि हाँ भाई हमारा पैसा क्या होगा वहां पे, फिर डूब जाएगा, ठीक है। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ अ सैंक्शन, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन का मतलब, कहता अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू द फार्मर इज आल्सो इनएडिक्वेट। मतलब मान लो किसी किसान ने मांगे 10 लाख रुपए, उसके पास गए कितने, सिर्फ 2 लाख रुपए, तो जो अमाउंट उनको दिया जाता है वो इनएडिक्वेट होता है। फार्मर्स ऑफन डाइवर्ट सच लोन्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। और एक दिक्कत और भी है बेटा, जो फार्मर्स है ना, लेते तो खेतीबाड़ी के लिए लोन, लेकिन उसको कहाँ पे लगा देते हैं, फिर अपने अनप्रोडक्टिव पर्पस में लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट के सामने ये सारी भी क्या आती है, चैलेंजेस आते हैं लोन देते टाइम। उसके बाद लेस अटेंशन टू द पुअर और मार्जिनल फार्मर्स, कहते हैं लेसर अटेंशन हैज बीन गिवन ऑन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ अ नीडी एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एक्सेप्ट द कमर्शियल बैंक। अदर फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल फेल टू डेवलप अ कल्चर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। इसको समझो, बेसिकली देखो ना ये हर जगह पे है बेटा, जो रईस फार्मर है वो बैंक जाएगा, उसे लोन भी बड़ी जल्दी मिल जाएगा। क्यों, उसके पास क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो गरीब फार्मर है उसको अगर लोन लेने जाना पड़ेगा तो उसको लोन इतनी इजीली प्रोवाइड,
तो ये हमारा एक क्या है बेटा ड्रॉबैक है काफी बड़ा, कि जो हमारे यहाँ के मार्जिनल फार्मर्स है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब देखो एक ना हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रेंड सा चल रहा है आज की डेट में, अभी भी जैसे कुछ डिस्कशन हो रहा है, लोगों ने एक ट्रेंड स्थापित कर दिया कि लोन नहीं देते। मान लो गवर्नमेंट से आपने लोन लिया, आप उसे पे नहीं करते, आपका आंसर क्या होता है उसके अगेंस्ट में कि विजय माल्या तो इतने 1000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, तुम हमारे 1-2 करोड़ रुपए के लिए हमारे पीछे पड़ गए। लोगों का कहना समझो क्या कह रहे हो, कि हम भी 1-2 करोड़ रुपया नहीं दे रहे तो तुम हमें क्यों कुछ कह रहे हो, वो तो कई 1000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। तो भाई अभी भी जैसे कई प्रेजेंट में भी ये सिनेरियो हुआ था कहीं मेरे नोन टू में, ठीक है, तो उन्होंने भी ये रिप्लाई करा जब बैंक से बंदे आए, कह रहे कि सर इतने इतने 1000 करोड़ लेके भाग जाते हैं, आप उन्हें तो कुछ कहते नहीं हो। तो मतलब पर्टिकुलरली सामने तो बात नहीं, मैंने पीछे से बाद में समझाया, मैं वो भाग गया ना, आप तो अपने घर पे रह रहे हो, आप भी भाग जाओ भैया। उसकी कैपेबिलिटी थी, वो इंडिया छोड़ के भाग गया, आपकी कैपेबिलिटी है इंडिया छोड़ के भागने की, आप रह लोगे दूसरे देशों में जाके रहो। भाई इंडिया तो नहीं आ सकता ना, उसे पता है जिस दिन मैं इंडिया आया सीधा अंदर, बाहर तो जगह है ही नहीं ना अब उसके लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चीजों को क्या किया जाता है, बहुत जल्दी समझा जाता है कि वो लोन लेके भाग गया तो हम भी लोन क्यों देंगे भाई। लेकिन कंपैरिजन भी तो करो, वो विजय माल्या और आप क्या हो, है ना, तो उस कंपैरिजन को भी समझना जरूरी है हमें। वो लेके भागा है, लेकिन उसे भागने का मतलब है वो अपनी मर्जी से नहीं भागा, उसे एक तरीके से भगाया तो क्या भाई। वो भागने का मतलब क्या, वो चला गया। अगर अपनी मर्जी से क्या होता तो अपनी मर्जी से आ भी जाता, अपनी मर्जी से आ तो नहीं सकता बेटा वो, यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का प्रेशर है ना, कि अगर आया तो सीधा। तो बेसिकली कहने वाली बात होती है, ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जबरदस्ती लोन माफ करती फिरेगी कि 8000 करोड़ ले लो, 10,000 करोड़ रुपए ले लो, इतना फ्री पैसा किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया, और मैंने बताया था ये चांस की बात है, हो गया था, ओरली हुआ था बस, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं हुआ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग है क्या बेसिकली, देखो अनाज को उगाने से लेके और कंजप्शन तक पहुंचाने तक की प्रोसेस क्या है, एक तरीके से एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाती है। आपने खेतीबाड़ी में उगाया और वहां से लेके आपने आगे तक जो उसको पहुंचाया। अब देखो क्या है इसके अंदर, कहता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कवर्स द वेरियस सर्विस इन्वॉल्व्ड इन मूविंग एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्म टू द कस्टमर, यानी खेत से लेके और कंज्यूमर तक पहुंचाने की प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चे, आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाती है। इंक्लूड्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इतने सारे शब्द पढ़ने ही हमें इरिटेटिंग लगते हैं यार, एक साथ इतने सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा किसान ना ये सारी चीजें करता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये कई जगह पे एग्जांपल्स भी दिए गए, कई मूवीज में भी आपको समझाया गया कि जो आप अनाज वेस्ट कर देते हो ना, कि आपने मुट्ठी उठाई गेहूं की फेंक दी, एक्चुअल के अंदर ये बताया गया कि अगर आप वो एक मुट्ठी उगाने की कोशिश करो जाके, ठीक है ना, तो आप जिंदगी में उसे फेंकने की तो नहीं सोचोगे, क्योंकि आपकी इतनी मेहनत लग जाएगी उस एक मुट्ठी को उगाने के अंदर ही। आप घर पे ही कोई प्लांट लगा के देख लो, कोई भी एक सब्जी आप घर पे ट्राई करो कि चलो ये उगानी है छोटे से गमले में, आप होश उड़ जाएंगे आपके, इतने थक जाओगे ना उसकी टेक केयर करने में, कि एक टमाटर भी उग गया तो मतलब इतनी केयर मांगते हैं ये। तो वो सोचो इतना बड़ा फार्मिंग एरिया संभालते हैं, तो मेहनत क्या होती है बच्चे इसके पीछे, बहुत ज्यादा लगती है हमारी, ठीक है। इफेक्ट क्या है इसके, फार्मर कैन डिस्पोज देयर सरप्लस प्रोड्यूस एट अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस। ये करने से होता क्या है, देखो पहले क्या होता था, किसान डायरेक्टली अपना सामान बेच देता था। आज की डेट में मैं अभी देख रहा था, एड भी देख रहे होगे, गवर्नमेंट चला रही है आज की डेट में टीवी पे, आज की डेट में सारा ऑनलाइन सेटअप है। 3 दिन के अंदर आप माल बेचते हो ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में क्या आ जाती है, पेमेंट आ जाती है। पहले की तरह नहीं है कि आज माल बेचा 2 महीने 4 महीने तक पेमेंट ड्यू चल रही है आपकी। अब गवर्नमेंट ने प्रॉपर पोर्टल बना दिया है जिसके ऊपर आप माल खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आपके पास पूरे प्राइजेज है उसके ऊपर, कि मार्केट के अंदर आपकी चीज का क्या प्राइस चल रहा है। तो सारा क्या कर रहे हैं, अब इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, पूरा का पूरा अकाउंट में जा रहा है सारा का सारा पैसा, ठीक है। इसके बाद वाई रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम, कहता है ऐसा रिक्वायर्ड ही क्यों है कि एक मार्केट के लिए एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम होना जरूरी है। कहता है मैनिपुलेशन बाय अ बिग ट्रेडर, इसका कारण समझो। मैंने अभी आपको क्या बोला बेटा, कि एक ऑनलाइन पोर्टल बना है फार्मर्स के लिए, जिसपे जाके वो चीजों के प्राइस देख सकते हैं, बेच सकते हैं, अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये इन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि बेटा जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे ना, ये क्या करते थे, इनसे हमने पहले भी पढ़ी है चीजें, कि कम दामों में किसानों से लेते थे और ज्यादा दामों में क्या करते थे, मार्केट में बेच देते थे। तो इन सबसे बचने के लिए, यानी जो डायरेक्ट प्रॉफिट है वो किसको मिले, किसान को मिले, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब ये नए नए स्टेप्स लेके आ रही है। कहते हैं पीरियड टू इंडिपेंडेंस फार्मर सफर्ड फ्रॉम अ फॉल्टी वेइंग, ये हमने पढ़ा है। पहले क्या होता था, जो वेट होता था तराजू, वो क्या होते थे, गलत तरीके से यूज किए जाते थे, एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स व्हाइल सेलिंग देयर, क्योंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं होता था बेटा, इतने की चीज बोली लेकिन उसको कम की बता दी, यानी उनके अकाउंट्स में भी क्या की जाती थी, काफी ज्यादा मैनिपुलेशन की जाती थी, ठीक है। अब लैक ऑफ मार्केट फैसिलिटीज, कहता है फार्मर्स वर ऑफन फोर्स्ड टू सेल एट अ लो प्राइस ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द प्राइस प्रिवेलिंग इन द
कोई चीज आ गई। पहले किसान को बेटा प्राइस नहीं पता होता था कि जो मैं अनाज बेच रहा हूँ मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है, लेकिन आज ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लो या जो भी हमारा एक तरीके का डिजिटलाइजेशन सिस्टम है, उसके थ्रू किसान को हर एक अपडेट है। देखो आज आप कैलकुलेशन करते हो, जितने भी पोर्टल्स बन रहे हैं ना प्रेजेंट में, हम कहते हैं किसान पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे होने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल है, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं, आप डालोगे 10 किलो गेहूं, 10 किलो से जो प्राइस चल रहा होगा उससे मल्टीप्लाई होकर अपने आप प्राइस आ जाता है। तो आपका कैलकुलेशन का चक्कर खत्म, सब खत्म कर दिया उन्होंने। बस आपको बेसिक इंटरनेट चलाना आना चाहिए। अगर आपको वो आता है तो आप सारे काम क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू काफी इजीली कर सकते हो, ठीक है। और आज की डेट में किसानों के जो बच्चे हैं इतने कैपेबल हैं, पहले तो इतना नहीं पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आज तो इतने कैपेबल हैं कि फोन सबको चलाना आता है। आप देख लो इंस्टा पे ना, गांव के लोग ज्यादा आगे हैं कंपैरेटिव टू शहरों के। और उनकी रील्स वगैरह देखोगे तो जैसे बिहार के देख लो, इधर के देख लो, तो वो ज्यादा आगे चल रहे हैं कंपैरेटिव। क्यों? क्योंकि उनको यूज करना ज्यादा आता है कह लो, या फिर वो काम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी, चल जाए। अब देखो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, ये सबसे बड़ा पॉइंट हमने पढ़ा था कि पहले वेयर हाउसेज नहीं होते थे, तो किसान को क्या डर रहता था बेटा कि संभाल के कैसे रखूंगा। तो वो क्या करता था, जो रेट उसको मिलता था उसमें उसे बेच देता था, इस टेंशन में कि मैंने अपने पास रखा तो कहीं खराब ना हो जाए। कहते हैं दे आल्सो डिड नॉट हैव अ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी टू कीप बैक देयर प्रोड्यूसेस फॉर सेलिंग अ लेटर एट अ बेटर प्राइसेस। यानी वो संभाल के नहीं रख सकते थे कि भाई ठीक है आने वाले टाइम में क्या होगा। देखो आज है, आज पेरेंट समझो, अभी आलू के प्राइस क्या चल रहे हैं, बहुत एवरेज चल रहे हैं। अभी 2-3 दिन बाद आलू के प्राइस क्या होने वाले हैं, नवरात्रे आते ही, और प्याज के प्राइस क्या हो जाएंगे, प्रैक्टिकल चलता है ये तो नवरात्रों के अंदर। अब जिसके पास स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो क्या कर रहा होगा, कम दामों में आलू स्टोर कर रहा होगा कि भाई नवरात्रे आते ही क्या करूंगा, उसको बेचना, समझ रहे हो। और प्याज तो करेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है, जब वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं थी तो किसानों के पास ये ऑप्शन नहीं होता था, उन्हें जो रेट प्रेजेंट में मिल रहा होता था उसके ऊपर क्या करते थे बेटा, उसको वो बेच देते थे, ठीक है। इसके बाद मेजर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या क्या मेजर्स लेके आए गए जिससे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सुधारा जा सके। तो देखो बेटा, ठीक है, डिप 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 के अंदर क्या आता है, सबसे पहले डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटा ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, कुछ कहते हैं कुछ पॉलिसीज लेके आई गई। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द फॉलोइंग पॉलिसीज। पहली मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एमएसपी के नाम से जाना जाता है बच्चे, ठीक है। कहता है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। यानी किसानों को क्या कहा गया कि आप प्रोड्यूस करो, मार्केट में बेचो, जो बचेगा एक मिनिमम प्राइस में हम क्या करेंगे, आपसे सारा कुछ बाय कर लेंगे। मेंटेनेंस ऑफ अ बफर स्टॉक, आज किसानों के लिए क्या बनाए गए हैं बेटा, वेयर हाउसेज बना दिए गए हैं। कहता है बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन द ईयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड यूज ड्यूरिंग अ शॉर्टेज। आज इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड। कोविड में तो कोई फार्मिंग नहीं हो रही थी 2 साल, लेकिन 2 साल के अंदर हमने खाया भी, बाहर एक्सपोर्ट भी करा फ्री ऑफ कॉस्ट, और 130 करोड़ लोगों को फ्री में बांटा भी। उसके बाद भी आज भी स्टॉक है हमारे पास। तो सोचो कितना बफर स्टॉक आप इकट्ठा करके बैठे हो। लेकिन ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, वेयर हाउसेज की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान है, पीडीएस सिस्टम बोलते हैं हम इसको। कहता है ऑफर एसेंशियल कमोडिटी लाइक व्हीट, राइस, केरोसिन एक्सेट्रा। देखो केरोसिन तो खत्म हो गया, तो मिट्टी का तेल तो मिलता नहीं है, पहले मिट्टी का तेल मिलता था इसके अंदर। अब इसकी जगह, केरोसिन की जगह क्या आती है, शुगर। में 3 चीजें मिलती हैं राशन की दुकान पे अगर आप जाओगे, गेहूं, चावल और चीनी, ठीक है। एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और अगर इनके प्राइस आप देख लोगे बेटा, देखो गेहूं की पिसवाई आज की डेट में 6 रुपए किलो है। अगर आप पिसवाने जाते हो आटा तो 6 रुपए किलो या 5 रुपए किलो का अप्रॉक्स है, और यहाँ पे आप गेहूं लेने जाते हो तो 3 से 4 रुपए किलो है। समझ रहे हो पीडीएस सिस्टम का कितना डिफरेंस होता है। मतलब पीडीएस सिस्टम अपने आप में ही एक सिस्टम है जो कि वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अब यहाँ पे, बताएगा कोई। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे आपको मैं लाइन में लगे हुए दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बंदे, घरों के अंदर अच्छी अच्छी गाड़ियां खड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ क्या है, लेकिन अगर बेटा वही चीज छोड़ो, मतलब देखो सजेशन क्या होता है, कार्ड हमारे भी बने हुए हैं, राशन कार्ड क्यों नहीं कैंसिल कराया जाता, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है आज भी भारत के अंदर, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं, जैसे हमसे भी आते हैं लोग, सर कार्ड तो आपका भी है, हमारा कार्ड हमें भी नहीं पता, हमारे साथ बिजली वाले अंकल के पास है इस टाइम, ठीक है, उन्हें दे रखा है कि आप ले आया करो जाके जी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास रखा है आप किसी को दे दो जो आपके नियर बाई है, आप जानते हो उसको, उसके पास नहीं है या वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनवा पा रहा, उसके यूज आ जाएगा। तो जब आपको भगवान ने कैपेबिलिटी दी है तो आप उस चीज को यूज करो, दूसरे का हक क्यों खा रहे हो। ये बनाए किसके लिए गया, देखो साफ साफ है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप समझो हमारी इंसानियत भी थी बहुत लव्वल दर्जे की।
अभी मुंह पे आगे हुए कह देना भाई तू बहुत गरीब है, किलत जाओगे, लड़ने मरने को तैयार हो जाओगे। जहां पे 20 रुपए की चीज 2 रुपए में मिल रही है, हमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं, ऐसे खड़े दे दो जी दे दो, वहां शर्म नहीं आती हमें, है ना। तो बेसिकली समझो पॉइंट क्या है कि जो पीडीएस सिस्टम है बेटा किसके लिए बनाया गया था, ये सारा का सारा वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया था, उनकी मदद के हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई गई हैं। कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम अ मेल प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर एंड ब्रोकर्स। बेटा एक ना अनाज मंडी कह लो, सब्जी मंडी कह लो, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस टाइप बना दी गई जहां पे आप एक अच्छी कीमत में जाके क्या कर सकते थे, चीजों को खरीद और बेच सकते थे। पॉलिसी बेनिफिटेड फार्मर्स एज वेल एज अ कंज्यूमर, दोनों को उसका बेनिफिट मिलता है। भाई आप देखो यहाँ पे सब्जी खरीदो और शादरा की सब्जी मंडी में खरीदो, दो फर्क आते हैं, एक तो रेट का तो आएगा ही आएगा, दूसरा क्या आएगा वहां की क्वालिटी का। मतलब सुबह जाओगे तो फ्रेश मिलेगी बिल्कुल वहां पे आपको सब्जी, यहाँ आने तक तो बेटा वो कई गलियों में घूम के आती है, अंकल कई बाल्टी पानी छिड़क देते हैं उसके ऊपर आने तक, तो है ना, कई बार नहला देते हैं उसको, बेसिकली कह लो आप। अब वहां पे क्या मिलेगी आपको, बेसिक ताजी सब्जी मिलेगी और कम रेट के अंदर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो बेटा ये दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर दिया गया, काफी डेवलप कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, देखो इस पे बाद में आएंगे, पहले इकोनॉमिक पे आता है। इकोनॉमिक से फायदा क्या हुआ बेटा कि आज की डेट में आप इजीली घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो, सारा का सारा सामान खरीद पा रहे हो। रीजन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब आप देखो दिल्ली के अंदर आप दूध की फैसिलिटी ले रहे हो, भाई अमूल हटा दो, अमूल तो एक ब्रांड हो गया जो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम जो दूसरी डेयरीज हैं वहां पे दूध आता है, यहाँ पे आसपास कहीं पे भी बता दो, इतनी बड़ी डेयरी देखी है आपने कि जहाँ पे 500-700 गाय बनी हो, जहाँ पे दूध निकाल रहे हो, दूध दे रहे हैं हमारे यहाँ पे है ही नहीं। सारी कहाँ मिलेंगी, हमारे नियरेस्ट बॉर्डर्स पे मिलेंगी, लोनी गोल चक्कर हो गया, गाजियाबाद साइड हो गया, जितने भी बॉर्डर्स एरिया है। अब वहां से आना जाना क्या है, सुबह के टाइम में जो रेलवे ट्रैक है ना अपने वाला, इस रेलवे ट्रैक पे जाओ, सारे उतर रहे होते हैं वहां से, दूधिये जितने भी होते हैं सारे लेके उतरते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ बेचते हैं और वापस अपना घर चले गए। लेकिन ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तभी आप क्या कर पा रहे हो, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह काफी इजीली क्या कर पा रहे हो बच्चे, आज की डेट में मूव कर पा रहे हो, ठीक है। इसका फायदा क्या, एजुकेशन है, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास नॉलेज है कि कौन सी चीज कब कैसे लेनी है, तो उसका आपको ये इम्पैक्ट मिलता है। लेकिन मेन जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसका पड़ेगा, आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है बेटा पॉलिसी ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कहता है मार्केटिंग सोसाइटीज आर फॉर्म बाय द फार्मर टू सेल आउटपुट कलेक्टिवली, बेनिफिट एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेटर प्राइस। देखो अब क्या हुआ, कलेक्टिव मार्केटिंग समझना बेटा, ये नया टर्म भी होगा आपके लिए। आज की डेट में कॉमन चीज देखो, आप सिंपल सा काम करो, सब्जी मंडी जाओ, ठीक है, आप उनकी यूनिटी देखना। आप सब्जी मंडी गए बच्चे, आपने कहा जी आलू कितने रुपए किलो है, एक बोलेगा 10 रुपए किलो, आप फिर पूरी सब्जी मंडी घूम लेना, सारे 10 ही बोलेंगे। उन्होंने क्या करा, इसे बोलते हैं कलेक्टिव मार्केटिंग। कलेक्टिव मार्केटिंग का मतलब सारे एक जगह हो गए, जो रेट उन्होंने तय कर दिया, उसी रेट पे क्या करेगा, वो बेचेंगे, सारे बेचेंगे, तो उससे आप मजबूर हो जाओगे, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये कलेक्टिव मार्केटिंग का एक पार्ट है। अब देखो रिक्शा वाले हैं, आप वहां से यहाँ आओगे तो 10 रुपए है ना सबके, तो सभी 10 रुपए ले रहे, कॉमन है ना सबका, कोई चेंज ही नहीं है, आप उनसे लड़ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते, कोई सबका क्या हो गया, एक तरीके से कॉमन प्राइस है। तो कलेक्टिव मार्केटिंग का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सारे कलेक्टिवली मिलकर क्या करते हैं, बार्गेन कर सकते हैं या अपने रेट को। देखो अब आज की डेट में गवर्नमेंट कहाँ मजबूर हो जाएगी, मान लो 1000 किसान है, उसने एक कलेक्शन बनाया, आपस में मिल गए सारे, अब अनाज तो उन्हीं के पास है, गवर्नमेंट कहती है जी मैं 30 रुपए में खरीदूंगी, वो कहते हैं नहीं जी हम तो 35 रुपए में बेचेंगे, तो मजबूरी किसकी आ जाएगी, गवर्नमेंट की आ जाएगी, क्योंकि वो चले जाएंगे वरना। यही अगर एक बंदा बेचने जा रहा है 35 रुपए में, समझो, एक आता 30 में ले लो, एक आता 25 में ले लो, तो गवर्नमेंट करेगी नहीं ना, गवर्नमेंट तो किसी से ले लेगी, जो सस्ता देगा उससे वो ले लेगी। तो कलेक्टिव मार्केटिंग का ये बेनिफिट मिलता है बेटा हमें, ठीक है। लोप साइड ग्रोथ का मतलब क्या है, कहता है ग्रोथ हैज बीन कंसंट्रेटेड ओनली द सम सिलेक्टेड एरिया इन द सर्विस सेक्टर सच एज अ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि कुछ ही सेक्टर्स हैं जहां पे हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है बेटा, हमारे यहाँ पे आज भी नेग्लेक्टेड है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आज प्रेजेंट की बात करें जाए तो इसके ऊपर क्या दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान, ठीक है। अभी आज प्रेजेंट की रिपोर्ट बताता हूँ 2023 की, बहुत अच्छी रिपोर्ट भी है, देखो आप 2013 के अंदर सेल ऑफ एप्पल फोन्स इन इंडिया दिस 50,000 फोन बिकते थे, ठीक है। और यही 2023 की बात कर रहे हैं हम, 75 लाख फोन बिके हैं, और कोई भी फोन एवरेज 50,000 से नीचे का तो मानो ही मत, तो 50,000 इंटू में 75 लाख, समझ रहे हो।
तो क्या है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से क्या कर रही है इंडिया के अंदर। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। गाड़ियों में जाओगे तो गाड़ियों में अलग बूम आया हुआ आज की डेट में बेटा। गाड़ियां हर किसी के पास है, पहले होता था अरे गरे के पास होती थी, गली में 10 घर है तो 2 पे गाड़ी होती थी, 8 पे नहीं होती थी। आज की डेट में गली में 10 घर है तो 20 गाड़ियां खड़ी हैं, हर के पास एक एक दो दो गाड़ी है। रीजन क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, पैसा भी आ रहा है, और सबसे ज्यादा इसके अंदर जो रोल प्ले कर रहा है वो क्या कर रहा है बच्चे हमारा, ठीक है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है या फाइनेंसिंग सिस्टम है, ये क्या हो गए हैं, काफी ज्यादा बूम करेंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था कि बजाज फाइनेंस का शेयर इतने का था और आज कितने का है, 7 रुपए से 7,000 रुपए का शेयर हो गया। रीजन, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, फाइनेंस की बहुत ज्यादा बूम पे चल रही है, लोगों को इजी क्रेडिबिलिटी मिलती है, वो क्या कर रहे हैं, चीजों को खरीद रहे हैं। ठीक है, देखो इसके बाद लास्ट कहता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मेथड, कहता है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मर्स आर शिफ्ट फ्रॉम ग्रोइंग वन क्रॉप टू अ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्यों हो पा रही है, HYV सीड्स आए थे जहां आप साल में सिर्फ एक बार फसल उगा पाते थे, आज आप क्या कर पाते हो, 2 या 3 बार उसी जमीन पे क्या उगा पा रहे हो, फसल उगा पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम गोइंग फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप लाइक शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड एक्सेट्रा। अब इसके बाद आता है शिफ्टिंग ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम द फार्मिंग टू द नॉन फार्म सेक्टर, यानी जो किसान सारे फार्मिंग में लगे हुए थे वो वहां से हटके कहाँ जा रहे हैं बेटा, अदर अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व। कैसे, कहते हैं इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर इनकम इज टू बी डाइवर्सिफाइड इनटू अ नॉन फार्म एरिया। अब देखो किसान क्या कर रहा है बेटा, वहां से पैसा कमाता है फार्मिंग से, और कहाँ पे लगा रहा है, वो दूसरी दूसरी एक्टिविटीज में भी लगाना स्टार्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फिशरी, हॉरिकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड फॉर प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। देखो ज्यादातर किसान क्या करेंगे, जगह होती है इनके पास, इन्होंने क्या करा बेटा, गाय भैंसे पाल ली, दूध का काम बल्क में चालू हो गया, तो अच्छा काम है वो भी आज की डेट में देखे जाओगे तो। ठीक है, उसमें मेहनत लगेगी लेकिन क्या मिलता है, प्राइस भी अच्छा खासा मिलता है आपको। तो बेसिकली किसान क्या कर रहा है आज की डेट में, मल्टीपल क्रॉपिंग के साथ साथ मल्टीपल काम भी करता है, एक काम से उनका भी गुजारा नहीं होता। ठीक है,